हेलो। एक बार आप लोग चलिए जीएसटी का हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक से शुरू करेंगे और अभी हम लोग का पहला क्लास ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा रुक कर समझ लेंगे जीएसटी का सब्जेक्ट को। सिलेबस एक बार एक झलक में देख लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने सिलेबस का अलग ही क्लासेस, अलग ही वीडियो बनाकर दिखाया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पढ़ना है, जहां पर कुल मिलाकर 5 चैप्टर है। पहला में इंट्रोडक्शन है, दूसरा में जीएसटी का स्ट्रक्चर है, तीसरा में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी है, चौथा में वैल्यूएशन फॉर जीएसटी एंड पांचवा में इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप जीरो है जीएसटी में तो जीरो से हीरो बनना है, जीरो से हम लोग सिखाएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे और कुछ कुछ हम लोग टॉपिक भी पर भी कवर करेंगे, टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज तो हम लोग एकदम बेसिक शुरू करने वाले हैं, जीएसटी से पहले वाला बात, थोड़ा सा इतिहास। इसमें हम लोग आज 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग मात्र देखेंगे। लेकिन जो हमारा लेक्चर 2 होगा ना, वहां से धुरंधर शुरू होता है हमारा जीएसटी का क्लास। लेक्चर 2 जो होगा ना, वो हम लोग का जीएसटी का क्लास असल मायने में शुरू होगा। लेकिन पहला वाला देखना जरूरी है ताकि एक और व्यू आपको मिल सके। तो हम लोग ने सिलेबस देख लिया है कि ये सिलेबस हमारा जीएसटी का है। इंट्रोडक्शन, जीएसटी स्ट्रक्चर, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, वैल्यूएशन, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, यही है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, ये सारा का सारा थ्योरी क्लास रहेगा और थ्योरी ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रैक्टिकल नॉट अवेलेबल, प्रैक्टिकल नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी ही आएगा। जैसे आपका एमसीक्यू आता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसा रहेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग ने स्ट्रक्चर वे में ये क्वेश्चन बैंक का किताब छापा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताओ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी है क्या, सर एक टैक्स है जो सरकार लेती है जब हम कोई गुड्स को खरीदते हैं या कोई सर्विस को इनकर करते हैं, सर्विस लेते हैं। जैसे सैलून में गए, हमने सर्विस लिया, कोई फॉर्म फिलअप कराया तो सर्विस लिया, गाड़ी से हम लोग घूमने गए तो सर्विस लिया, रैपिडो में गए सर्विस लिया, तो वहां पे भी जीएसटी लगता है ना। तो जीएसटी का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई गुड्स या सर्विस को यूटिलाइज करते हैं, गुड्स खरीदते हैं या सर्विस को यूटिलाइज करते हैं, तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसी समय हमें अलग से नहीं देना पड़ता है सरकार को, हमें पेमेंट करते हाथों हाथ जो पैसा टैक्स में के रूप में देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। आप 10,000 का फोन खरीदते हैं, 10,000 का फोन खरीदते हैं, लेकिन प्लस 18% यहाँ पर जीएसटी भी लगता है। मतलब 1800 को जोड़कर 11,800 रुपया, 11,800 रुपया पेमेंट करते हो। तो जो बिल बनता है वो 11,800 को बनता है। एंड जो 1800 जो है वो 1800 क्या है, 1800 क्या है सर, वो क्या है, आपका जीएसटी है। वो क्या है, आपका जीएसटी है। समझ रहे बात को। चलिए, सबसे पहला सवाल यहां से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। सर क्या आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो, ये कोई भी क्वेश्चन दे दिए? दोस्तों आपको बता दें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सिलेबस है उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन छपा है। LNMU हो, चाहे ब्रावो यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो रेलिवेंट है क्वेश्चन वही आएगा। और ये सब अगर आप पूरा पढ़ लेते हो, शुरू से क्वेश्चन 1 से लेकर जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं वो पूरा देख लेते हो, तो जीएसटी का पार्ट खत्म और कुछ भी कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं, क्लास शुरू होने से पहले क्लास को पूरा देखना है, स्किप वीडियो को नहीं करना है। थोड़ा सा हम रफ्तार में पढ़ाएंगे, जहां मुझे लगेगा कि समझाना है वहां समझाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्यूज वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। जीएसटी से पूर्व अप्रत्यक्ष करों के संवैधानिक ढांचे की व्याख्या कीजिए। एक चीज बता देते हैं, जो जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हम क्या किसको दे रहे हैं, हम पेमेंट सीधा डायरेक्ट बिल पे कर रहे हैं, जाकर हम लोग गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, अलग से हम चालान नहीं पेमेंट करते हैं इसका। जीएसटी के पूर्व अप्रत्यक्ष करों के संवैधानिक ढांचे बताना है कि जीएसटी से पूर्व क्या था। ऐसा वाला क्वेश्चन आ भी सकता है आपकी एग्जाम। ठीक है, कि जीएसटी लागू होने से पहले भारत में अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्तियां केंद्र सरकार एवं
राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा विभाजित थे। अनुच्छेद जो संविधान का 246 बोलता है और 7वीं अनुसूची बोलती है, उसमें यह दिया गया है कि भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा विभाजित किया गया है। कर लगाने की जो शक्तियां होती है उसका विभाजन कर दिया गया है। ध्यान से सुनते जाओ। संविधान ने विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया। कितने सूचियों में विभाजित किया गया? 3 गो सूची। सबसे पहला सूची जिसको हम लोग कहते हैं संघ सूची, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि यूनियन का है। जिसका मतलब क्या होता है? यूनियन का। केंद्र सरकार निम्न प्रमुख अप्रत्यक्ष कर लगा सकती है। जैसे पहला है कि CED, जिसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो वस्तुओं के निर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहता है। जो वस्तुओं के निर्माण जब करते हैं निर्माण, तो उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है। दूसरा कस्टम ड्यूटी लगता है जब आयात निर्यात करते हैं। आप बाहर भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। भारत से आपने अमेरिका भेजा, USA भेजा, तो आपने क्या किया? निर्यात किया। अमेरिका से आया भारत में तो आयात हुआ, तो उस पर सीमा शुल्क लगता है, जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक सेवा कर लगता है, इसको सर्विस टैक्स कहते हैं। ये सब पहले था GST से पहले। हालांकि कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, अभी भी लगता है। कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, लेकिन जो सर्विस टैक्स है वो हट गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो हट गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो सब हट गया। एक्साइज ड्यूटी लगता है वो अलग चीज है, लेकिन GST में सब कुछ आ गया है। तो सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले था, अब हट गया, अब GST आ गया। राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सरकार निम्नलिखित कर लगा सकती थी। पहले वैट लगाती, VAT वैट लगता है, आज भी लगता है। पेट्रोल पे, डीजल पे वैट लगता है, ना कि GST। प्रवेश कर एंट्री टैक्स लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स और सट्टेबाजी एवं जुआ पर भी टैक्स लगता है। अनुच्छेद 246 क्या बोलता है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करता था। संसद का संघ सूची के विषयों पर तथा राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां थी। भाई संघ सूची के विषयों पर, जो संघ सूची, ये जो संघ सूची है, इसके विषय पर कानून कौन बना सकता था? संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति थी किसके पास? तो केंद्र के पास थी। किसके पास थी? ध्यान से सुनिएगा, केंद्र के पास थी। थोड़ा टाइम लगेगा। और राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति राज्य सरकार के पास थी। इस प्रकार GST से पहले केंद्र और राज्य अपने अपने अलग अलग अप्रत्यक्ष कर लगाते थे। अनुच्छेद 265 क्या बोलता है? अनुच्छेद 264 बोलता है संघ सूची और राज्य सूची में संघ सूची के कानून केंद्र बनाएगा और राज्य सूची का कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। राज्य सूची का कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। अनुच्छेद 265 क्या बोलता है कि किसी भी कर का मतलब टैक्स का अधिरोपण या संग्रह विधि के प्राधिकार के बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब सरकार को कानून के अधिकार के बिना कर लगाने का, वसूलने का अधिकार नहीं है, तो उस पर कानून बनाना पड़ेगा, तभी आप टैक्स वसूल पाओगे। तो ये 265 बोलता है। अनुच्छेद 269 बोलता है भैया कि अंतरराज्यीय बिक्री से संबंधित कर केंद्र द्वारा लगाए और वसूल लिए जाते थे तथा राज्यों को सौंपे जाते थे, इसको हम लोग सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण था। लेकिन जब हम लोग 269 में क्या बोला, सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता है? इसमें बोलता है कि केंद्र द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं। केंद्र के द्वारा क्या किया जाता है? लगाया जाता है और वसूला जाता है तथा राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन लगाता है? केंद्र लगाता है, लेकिन पैसा किसको मिलता है? राज्य को मिलता है। 286 क्या बोलता है कि कर लगाने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता था। क्या लगाता है भैया? 286 बोलता है कर लगाने की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता था। राज्य कुछ विशेष परिस्थितियों में वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगा सकते। कौन कौन सी वस्तु पर कर नहीं लगता था? कौन कौन सी वस्तु पर, कौन कौन सा गुड्स पर टैक्स नहीं लगता है? बोलता है अगर राज्य के बाहर होने वाली बिक्री है, अगर राज्य के बाहर में बिक रहा है, बिहार का सामान दिल्ली में बिक रहा है, तो राज्य सरकार मतलब दिल्ली, बिहार का राज्य, बिहार सरकार टैक्स नहीं लगा सकती।
भारत में आयात के दौरान होने वाली बिक्री अगर हो रही है कि भारत में आयात हुआ है अब वो बिक्री हो रहा है, भारत में इंपोर्ट हुआ है अब वो बिक्री हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। या भारत में निर्यात के दौरान होने वाली बिक्री पर टैक्स नहीं लगा सकती, मतलब बाहर जा रहा है या आ रहा है, सामान बाहर से जा रहा है या सामान बाहर से आ रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और राज्य से बाहर जा रहा है तो भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो अनुच्छेद 286 ये बोलता है, अनुच्छेद 286 बोल रहा है तब जाकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था उस समय। अनुच्छेद 268 और 268 ए क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 268 के अंतर्गत कुछ शुल्क केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ शुल्क किसके द्वारा लगाते हैं, केंद्र द्वारा, लेकिन उनका संग्रह और विनियोजन राज्यों के द्वारा किया जाता है। विनियोजन मतलब बांटना। अनुच्छेद 286 ए क्या बोलता है कि सर्विस टैक्स से संबंधित था अनुच्छेद 286 ए, और केंद्र एवं राज्यों के बीच इसका राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था करता था कि भाई सर्विस टैक्स जो है वो कैसे कैसे बांटेगा। तो ये था कुल मिलाकर कि जीएसटी से पहले क्या स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था। इंग्लिश में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम लोग कहते हैं, जीएसटी को इंडिया में डिवाइड था सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के अनुसार, आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के अनुसार टैक्स पावरिंग का डिवीजन हुआ था दो भागों में। यूनियन, ऐसे तीन लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है मिक्स, जिसमें दोनों का बात बोलता है, ये दोनों कर सकते हैं। यूनियन लिस्ट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है टैक्स वसूलने का, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब, और सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। जब एक राज्य से दूसरे राज्य सामान बिकेगा तो टैक्स वसूलने का पावर किसके पास ही रहेगा, टैक्स वसूलने का पावर केंद्र के पास ही रहेगा। समझ बात को। स्टेट लिस्ट में गया था वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स और टैक्स ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ये था स्टेट के पास पावर। आर्टिकल 240 क्या बोलता है, आर्टिकल 240 बोलता है कि यूनियन लिस्ट का जो टैक्स है उसका कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है, और स्टेट लिस्ट का जो टैक्स है उसका पर कानून कौन बना सकता है, स्टेट बना सकता है, यही बोलता है। 265 क्या बोलता है कि बिना कानून बनाए नहीं वसूल सकता है। 269 क्या बोलता है, इंटर स्टेट सेल्स रहेगा तो केंद्र सरकार लेगी। 286 क्या बोलता है कि इन परिस्थितियों में गुड्स अगर बिकता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती है। तब जब स्टेट के बाहर बिक रहा हो, जब स्टेट के बाहर बिकेगा तो उस क्या लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। जब इंपोर्ट वाला इंडिया में आया तब बिक रहा है, या एक्सपोर्ट वाला बिक रहा है, इंपोर्ट वाला बिक रहा है, एक्सपोर्ट वाला जा रहा है, आ रहा है बाहर से या जा रहा है बाहर से, वो वाला गुड्स का बिक्री अगर होता है तो भी टैक्स नहीं लगा सकता। कौन नहीं लगा सकता, स्टेट नहीं लगा सकता। कौन नहीं लगा सकता, स्टेट नहीं लगा सकता। 268 और 268 ए क्या बोलता है, मोटा मोटी समझो। 268 बोलता है कि जो स्टेट है और सेंटर है, बोलता है कुछ ड्यूटीज सेंटर में होता है, मतलब वो के बीच में आया, बाद में वो कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट होगा स्टेट के द्वारा अंडर द आर्टिकल 268। मतलब समझो यहां पर कि कुछ चीजें सेंटर के पास जाएगी लेकिन पैसा बाद में उसको किसको मिल जाएगा, स्टेट को मिल जाएगा, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझ रहे हो। आर्टिकल 268 का ए बोलता है कि सर्विस के बारे में बोलता है, सर्विस टैक्स के बारे में, जो सेंटर और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट जो है वो दोनों के दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो ये था प्रावधान, ये था स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी। जीएसटी आने के पहले ये सब चलता था, इस तरीके से चलता था, और ये संविधान में शेड्यूल 7 में लिखा हुआ था और साथ ही साथ 246 अनुच्छेद में लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, समझ ले, जीएसटी का जो 0 से शुरू कर देते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से पूर्व, फिर से बदल आ गया यहाँ पर, जीएसटी से पूर्व संघ एवं राज्य सरकारों की कराधान शक्तियां की चर्चा करें। मतलब डिस्कस द टैक्सेशन पावर क्या था यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का, टैक्सेशन पावर क्या था, ऐसा वाला बोल रहा है बिफोर जीएसटी। समझो बात को। जीएसटी लागू होने से पहले क्या हुआ था, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा विभाजित हुआ था, जो कि हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में देखा, जो 246 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, और 7वीं अनुसूची में के आधार पर था।
संघ और राज्य केवल उन्हीं विषयों पर कर लगा सकते थे उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किए गए थे, उसी पर लगा सकता था जो संविधान में लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं लगाएगा। तो जो संवैधानिक आधार था जिसको हम लोग अनुच्छेद 246 कहते हैं, उसमें क्या था, 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला संघ सूची, राज्य सूची और जिसको हमने बोला मिक्स वाला, जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसको समवर्ती सूची भी कहते हैं। संघ सूची जो होता है वो संसद या केंद्र सरकार की कर लगाने की होती है, लेकिन राज्य वाला राज्य सरकार के द्वारा कर लगाती है। और समवर्ती मतलब कॉन्करेंट, इस सूची के माध्यम से स्वतंत्र कराधान शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, स्वतंत्र नहीं है। अतः जीएसटी से पहले कराधान के क्षेत्र अलग अलग थे। संघ और राज्यों के कराधान के क्या थे, क्षेत्र अलग अलग थे। अब बात करते हैं संघ सरकार की कराधान शक्तियां क्या क्या है। यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसकी कराधान शक्तियां क्या थी। पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जैसे निर्माण हो गया या फिर उत्पादन होगा उस पर शुल्क लगेगा, जिसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अगर उत्पादन हो रहा है भारत में तो उस पर कर लगेगा। सीमा शुल्क, आयात या निर्यात कर रहे हो तो उस पर कर लगेगा। सर्विस टैक्स, सेवाओं के प्रावधान पर भी सेवा लग सकती है, सर्विस टैक्स लग सकता है। केंद्रीय बिक्री कर, अगर केंद्र सरकार अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य बिक रहा है तो उस पर भी कर लगाने की शक्ति रखती थी। राज्य सरकार में बिक्री कर, जिसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य सरकार राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं की बिक्री पर सेल्स टैक्स लगाती थी, जिसको वैट कहते हैं। तो राज्य के अंदर में अगर बिक्री होता है तो। एंट्री टैक्स मतलब स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं का अगर प्रवेश होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो प्रवेश पर भी क्या लगता था, एंट्री टैक्स लगता था। मनोरंजन कर, राज्य सरकारें मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद से संबंधित गतिविधियों पर टैक्स लगा सकती थी। लग्जरी टैक्स लगा सकती थी। परचेज खरीदोगे तो भी टैक्स लगेगा, इसको निर्धारित वस्तुओं की खरीद पर टैक्स लगता था। और अन्य जैसे सट्टेबाजी, जुआ, बिजली, व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पे भी लगता था। एक चीज ध्यान रखिएगा, कराधान शक्तियां पर संवैधानिक प्रतिबंध था कि कर लगाने, जो टैक्स लगाने की शक्तियां असीमित नहीं थी, मतलब कोई असीमित नहीं थी, जितना मन लगा सकते हैं, कोई सीमित नहीं थी। अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाए जाएगा और ना ही वसूला जाएगा, मतलब जो विधि होगा, जो लिखा होगा वो उसी के अनुसार करना। तो जो 286 के राज्यों के कर लगाने की शक्तियां पर प्रतिबंध लगाता था कि भाई 286 में बोलता था कि आयात निर्यात होगा, राज्य के बाहर बिक्री हो रहा है या फिर आयात वाला सामान या फिर निर्यात वाला सामान बिक रहा है तो उस पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती थी, यह अनुच्छेद 286 बोलता है। यह था कि जीएसटी से पहले क्या पावर था यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का, मोटा मोटी सेम जैसा है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर था। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं और लास्ट करते हैं। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर था। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को पावर संविधान में दिया था, जो आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन 246 में 3 लिस्ट बांटा गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है वो कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है टू लेवी टैक्स वाइज गिवन थ्रू दिस लिस्ट, कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, जैसे यूनियन में स्टेट में वैसे इसमें नहीं है। बिफोर जीएसटी यूनियन और स्टेट के पास सेपरेट फील्ड था टैक्सेशन का। टैक्सेशन पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में देखते हैं कि भाई पहला था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जब कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करना होता है, प्रोडक्शन करता है भारत में तो उस पर टैक्स लगेगा। कस्टम ड्यूटी, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगेगा, सर्विस पर लगेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य अगर बिक्री हो रही है तो उस पर भी सेंट्रल सेल टैक्स ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती थी। टैक्सेशन पावर स्टेट की बात करें तो सेल्स टैक्स एक राज्य के अंदर ही बिक्री हो रही है, एंट्री अगर हो रहा है राज्य में, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, अदर टैक्स जैसे बेटिंग, गैम्बलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सडन प्रोफेशन, ट्रेन एम्प्लॉयमेंट ये भी लगता है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स पीटी जो अभी भी लगता है अदर टैक्सेस में। तो ये सारे टैक्स का पावर था। कुछ रेस्ट्रिक्शन है टैक्सेशन पावर में जो 265 में है, क्योंकि जो बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा वहां पर हम लोग टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और बोल रहा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक कानून के द्वारा विधि विधान में नहीं लिखा रहेगा तब तक लॉ टैक्स नहीं ले सकेंगे। यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन था, बाकी में पावर है, बाकी में पावर है। 286 में बस यही बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है अगर स्टेट से बाहर बिक्री हो रहा है, इंपोर्ट वाला सामान पे बिक्री हो रहा है या फिर एक्सपोर्ट वाला सामान पे बिक्री हो रहा है तो उस सामान पे भी टैक्स नहीं लगा सकती थी। खत्म, यही था। नेक्स्ट क्लास में चलेगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है,
देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाला क्लासेस मिल सके आपको।